हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास फिजिक्स साइंस में जो फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसका टॉपिक पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपना वाला अजीज़ बोरा, यूट्यूब पर सर्च कीजिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन अपना वाला अजीज़ बोरा, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़े। फर्स्ट लॉ में हमने क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो फर्स्ट लॉ ने हमें क्या दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट का मोशन में किस टाइप से चेंज करेगा। कोई ऑब्जेक्ट पे क्या अप्लाई होता है? फोर्स। तो फोर्स क्या कर देगा? ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आएगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसके यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था F = ma, कि अगर हमारे पास मास और एक्सीलरेशन है, किसी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सीलरेशन है, तो हम उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करेगा, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई करेगा? उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। क्या कहता है? इफ अ ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स force on another object, then the second object instantaneously exert force on the first object. This force will be equal in magnitude and opposite in direction. कि क्या कहा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट A, ये है ऑब्जेक्ट B। क्या कहा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ने ये कहा कि अगर हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट ए ने अगर ऑब्जेक्ट बी पर क्या अप्लाई किया? फोर्स, तो उससे इंस्टेंट, उसी टाइम जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? जितना ए ने बी पर अप्लाई किया उतना ही फोर्स बी ए पर अप्लाई करेगा। मतलब उन दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे रहेंगे? इक्वल। मतलब अगर ए ने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो जो ऑब्जेक्ट बी है वो भी कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा। और इन दोनों की डायरेक्शंस कैसी रहेगी? अपोजिट। अगर ऑब्जेक्ट ए ने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, then the second object instantaneously applies force on the first object, and the magnitude ये 1 न्यूटन क्या है? उसका मैग्नीट्यूड, and the magnitude will be equal and direction will be opposite। इनके मैग्नीट्यूड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे और डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे। तो देखो, इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल खेलते टाइम हम क्या करते हैं? जो फुटबॉल है उसको किक करना चाहते हैं, तो अगर फुटबॉल को किक करते टाइम अगर हम गलती से अपोजिट टीम वाले किसी प्लेयर से टकरा जाए, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और मेरा ध्यान किस पर है? फुटबॉल पर है, और मैं फुटबॉल को किक करने गया, और किक करने के चक्कर में मैंने अपोजिट टीम वाले प्लेयर से मैं क्या हो गया? कोलाइड हो गया, उससे टकरा गया। तो क्या होगा? मुझे और उस अपोजिट टीम वाले प्लेयर को क्या होगी? हर्ट होगा। हम दोनों अगर एक दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे, एक दूसरे से टकरा जाएंगे, तो हम दोनों को क्या होगा? हर्ट होगा। क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया। उस प्लेयर ने मुझ पर फोर्स अप्लाई किया और मैंने उस प्लेयर पर फोर्स अप्लाई किया। तो दोनों फोर्स कैसे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। कि अगर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो वो भी कितना फोर्स अप्लाई करेगा? 1 ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस कैसी रहेगी? अपोजिट। अब हमें
यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि जो फोर्स है वो फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं। फोर्स नेचर में जो फोर्स है वो हमेशा किस में रहेंगे, पेयर्स में रहेंगे। किसी भी कहीं पर कोई एक सिंगल फोर्स नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जो फोर्स है हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे, कि ए ने बी पर अगर फोर्स लगाया तो जो बी है वो ए पर फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स है वो पेयर्स में रहेंगे और दो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे। एक फोर्स ए पर लगा तो दूसरा किस पर लगा, बी पर लगा। तो दोनों फोर्स डिफरेंट बॉडीज पर लगे और कैसे लगे, इन पेयर्स। आ रहा है समझ में, सभी को आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो इसका हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है हमारे पास, सपोज वी हैव टू स्प्रिंग बैलेंस। तो हमारे पास हमने ले लिए एक रिजिड वॉल। हमने क्या ले लिया, एक रिजिड वॉल। उसमें हमने क्या लिए, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, ये एक और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, दो स्प्रिंग बैलेंस, मतलब कुछ बैलेंस है उसके अंदर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब इन स्प्रिंग बैलेंस के हमने क्या किए, इन दोनों को वन एंड्स को एक दूसरे से टाइट कर दिया। ठीक है, इन दोनों के एक एंड्स को क्या करा, एक दूसरे से बांध दिया। हमने क्या किया, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है बी, ये है स्प्रिंग बैलेंस बी है और एक स्प्रिंग बैलेंस ए है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग है। इसके स्प्रिंग बी के एक एंड को हमने क्या किया, रिजिड वॉल से क्या कर दिया, बांध दिया। और ये जो स्प्रिंग ए है, इस स्प्रिंग ए को एक जो फ्री एंड है, ये वाला जो एंड है स्प्रिंग ए का, वो क्या है, फ्री। इसको हमने क्या किया, हाथ में पकड़ लिया। इसको हमने किस में पकड़ा, हाथ में पकड़ा और इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ड्राइंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो दो स्प्रिंग बैलेंस है, क्या है हमारे पास, दो स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी। हमने क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस बी का जो एक एंड था उसको हमने एक रिजिड वॉल से बांध दिया। फिर उसके बाद इन दोनों बैलेंस को जो कड़ियाँ थी, ये बुक में भी आप बुक साथ में लेकर बैठिएगा तो ये डायग्राम बुक में भी देख लिए, उनका दोनों कड़ियों को एक दूसरे से बांध दिया। और यहाँ से हमने इस स्प्रिंग ए का जो फ्री एंड है उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। तो स्प्रिंग बैलेंस बी और स्प्रिंग बैलेंस ए दोनों सेम रीडिंग शो करेगी। दोनों की रीडिंग कैसी रहेगी, सेम। देखो यहाँ पर इसकी रीडिंग ये है और यहाँ पर इसकी रीडिंग भी ये है, तो दोनों की जो रीडिंग है वो है सेम, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो इससे हमें क्या पता चला है, इससे हमें ये पता चला कि जो स्प्रिंग ए है उसने स्प्रिंग बी पर जितना फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग ए ने स्प्रिंग बी पर जितना फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स स्प्रिंग बी ने किस पर अप्लाई किया, स्प्रिंग ए पर। हमारे पास क्या है, वी हैव टू स्प्रिंग बैलेंस। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। इन दोनों ने क्या किया, जब हमने यहाँ से इसको खींचा तो इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस ने एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई किया। दोनों ने एक दूसरे पर कैसा फोर्स अप्लाई किया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो फोर्सेस है ये मैग्नीट्यूड्स में इक्वल है और डायरेक्शंस में कैसे है, अपोजिट है। तो हमने क्या कहा कि स्प्रिंग ए ने स्प्रिंग बी पर जो फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करेगा, स्प्रिंग बी स्प्रिंग ए पर। तो दो फोर्सेस है तो हम क्या कह देंगे, फर्स्ट फोर्स को बोल देंगे एक्शन, फर्स्ट फोर्स को हम क्या कहेंगे, एक्शन, और सेकंड फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। हमने फर्स्ट फोर्स को क्या कह दिया, एक्शन, सेकंड फोर्स को हमने क्या कहा, रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या बना, एक्शन रिएक्शन पेयर, दोनों का क्या बन गया, पेयर। तो फोर्स हमने क्या कहा कि स्प्रिंग बैलेंस ए ने स्प्रिंग बैलेंस बी पर फोर्स अप्लाई किया, स्प्रिंग बैलेंस ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस बी, इट इज कॉल्ड एक्शन, एंड द स्प्रिंग बैलेंस बी एक्सर्ट्स इक्वल फोर्स ऑन स्प्रिंग बैलेंस ए, इट इज कॉल्ड रिएक्शन। ए ने बी पर फोर्स अप्लाई किया, उसको हमने क्या कह दिया, एक्शन। फिर बी ने उतना ही फोर्स किस पर अप्लाई किया, ए पर, उसे हमने क्या कह दिया, रिएक्शन। अब ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर यहाँ से हम इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट कहें तो हम क्या कहेंगे, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
यहाँ से एक और नया स्टेटमेंट क्या कह सकते हैं हम, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कहीं पर अगर एक्शन है तो वहाँ पर उसी के इक्वल और अपोजिट क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। तो हमने पहले तो क्या कहा था, हमने पहले कहा था कि अगर कोई फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट ए एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो सेकंड ऑब्जेक्ट उतना ही इंस्टेंटेनियसली फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। इसी को दूसरे वर्ड्स में हमने क्या कहा कि एवरी एक्शन, माइक हल गया, उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। उसको हमने अदर वर्ड्स में क्या कहा कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके दूसरे और एग्जांपल्स लेते हैं। तो इसके दूसरे एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल कि अगर हम रोड पर खड़े हुए हैं, ठीक है, वी आर रेस्ट एट रोड, वी आर इन रेस्ट एट रोड। अगर हम ये सपोज करो ये है हमारा रोड, इस रोड पर हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर इस रोड पर खड़े हुए हैं। अब देखो, अब होता क्या है कि जब हम रेस्ट में खड़े हैं और हम जब उस पर चलना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग, जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि उसकी वजह से हमने चलना स्टार्ट किया। देखो हम तो कब रुके हुए थे, रेस्ट में थे, मतलब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। हमारी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो थी, या यूँ कहीं, चलो इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। हमारी वेलोसिटी कितनी थी, ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो थी। फिर चलना हमने स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया तो हमारी वेलोसिटी सपोज करो 1 मीटर पर सेकंड हो गई या 5 मीटर पर सेकंड हो गई। कुछ ना कुछ हमने वेलोसिटी गेन कर ली, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हुई। वेलोसिटी क्या हुई, चेंज। वेलोसिटी चेंज हुई मतलब क्या आया, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन लिंक कब आता है, जब वहाँ पर क्या हो, फोर्स। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोई फोर्स है। तो वो फोर्स कहाँ से आया और उसने किस टाइप से अपना वर्क किया, ये हमें बताना है। तो देखो, जैसे ही हम रेस्ट में थे, हम खड़े थे रोड पर, हमने चलना स्टार्ट किया तो क्या होता है, हमारे जो पैर है, हमारे पैर क्या करते हैं, हमारे फीट्स जो रोड है उस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे हमने चलना स्टार्ट किया तो जो हमारे फीट है, हमारे फीट बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। तो अब हमने पढ़ा है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हुआ तो सेकंड फोर्स अप्लाई होगा, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जैसे ही हमारे पैर ने क्या किया, इस रोड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो ये जो रोड है, ये रोड भी क्या करेगा, हम पर फोर्स अप्लाई करेगा। और वो किस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने कहा डायरेक्शंस जो है वो क्या होती है, अपोजिट। तो हमने चलना स्टार्ट किया तो हमारे पैरों ने क्या किया, हमारे फीट्स ने रोड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो हमारा जो रोड है वो उतना ही फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जिसकी वजह से इस रोड ने हम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। रोड ने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इसलिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो हमने क्या कहा, हमेशा जो फोर्स है वो दोनों फोर्स, जो पेयर में जो फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे। लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन जो है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों का जो मास है, दोनों का मास डिफरेंट हो सकता है। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट हो सकता है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। देखो इसको हम कैसे समझे कि सपोज करो हमने हमारे फीट से इस रोड पर कितना फोर्स अप्लाई किया है, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। हमने हमारे फीट से इस रोड पर कितना फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन। अब रोड तो बहुत बड़ा है, रोड बहुत बड़ा है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, उस रोड का मास बहुत ज़्यादा है। तो हमने इतना सा 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर भी दिया तो इतने बड़े मास में कोई चेंज हुआ क्या, उस वो मोशन में आया क्या, नहीं। तो रोड का एक्सेलरेशन तो कितना है, 0। हमने 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो भी रोड का एक्सेलरेशन कितना है, 0। अब जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करेगा, उतना ही फोर्स कौन अप्लाई करेगा, बोलो, उतना ही फोर्स ये जो रोड है वो अप्लाई करेगा किस पर, हमारे ऊपर। अब हमारा तो मास बहुत कम है,
इस रॉड के कंपैरिजन में हमारा मास तो बहुत कम है, तो इसलिए हमने किस डायरेक्शन में मोशन कर दिया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर दिया। तो जब दो फोर्सेस इक्वल हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक्सीलरेशन भी कैसा हो, इक्वल, क्योंकि हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट होगा तो उन दोनों का एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, डिफरेंट। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास सपोज करो अगर एक क्या है, गन है, हमारे पास सपोज करो एक क्या है, गन है। उस गन में हमने क्या करा, उस गन में हमारे पास है एक बुलेट। हमने जैसे गन फायर की, व्हेन वी फायर्ड गन, जब हमने गन फायर की तो गन क्या करेगी, उस बुलेट पर फोर्स अप्लाई करेगी। गन क्या करेगी, बुलेट पर फोर्स अप्लाई करेगी। अब जैसे ही गन ने बुलेट पर फोर्स अप्लाई किया, जो बुलेट है वो भी क्या करेगी, बुलेट क्या करेगी, एक्शन एंड रिएक्शन हमने पढ़ा कि जब गन ने बुलेट पर फोर्स अप्लाई किया तो जो बुलेट है वो भी गन पर फोर्स अप्लाई करेगी। व्हेन गन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बुलेट, then bullet will also exerts force on gun. The force will be equal in magnitude and opposite in direction. दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे और डायरेक्शन में अपोजिट। तो जो बुलेट है उसका मास बहुत कम था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आगे निकल गई थोड़े से फोर्स में। अब जो गन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, इस बुलेट की कंपैरिजन में जो हमारी गन है उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने फायर किया तो गन निकल गई आगे, गन नहीं जो बुलेट है वो कहाँ निकल गई, आगे। और देखो जो हमारी गन है वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी रिकॉइल हो जाती है, रिकॉइल इन गन। जो हमारी गन है थोड़ी सी जो पीछे धक्का लगता है गन में, जैसे ही गन फायर करते हैं हम तो उस गन में थोड़ा सा पीछे धक्का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इस बुलेट ने भी क्या किया, गन पर उतना ही फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इस गन का मास बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसका जो एक्सीलरेशन है, इस गन का एक्सीलरेशन कैसा है, बहुत ही कम है। तो गन थोड़ा सा ही पीछे जाती है और बुलेट बहुत स्पीड से आगे निकल जाती है। तो दोनों फोर्स तो कैसे थे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, but the mass of gun and bullet are different, that's why the acceleration of gun and bullets are different। आ रहा है समझ में। इसी टाइप से हम किसका, बोट का भी एग्जांपल ले लेते हैं सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, वाटर है, इस वाटर में यहाँ पर क्या है, हमारा ये कोई स्टैंड रखा है उसका, और ये क्या है, हमारी बोट है, ठीक है। अब जो सेलर है वो कहाँ आना चाहता है, इस बोट के ऊपर यहाँ पर अगर कोई पर्सन खड़ा है वो कहाँ आना चाहता है, अर्थ पर आना चाहता है वाटर से, तो वो क्या करेगा, यूँ आगे की तरफ जंप करेगा, आगे की तरफ जंप करेगा। तो आगे की तरफ जंप कैसे किया उसने, हमारे फीट्स ने क्या किया, फिर से इस बुलेट पर, इस बोट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। हमारे जो फीट है, हमारे पैरों ने इस क्या है हमारे पास बोट, इस बोट पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो हम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो गए, हम आ गए आगे, और जो बुलेट है वो कहाँ चली गई, पीछे। तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए किसके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, दो स्टेटमेंट हमने दो लैंग्वेज में पढ़े। एक तो हमने क्या कहा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट देन द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली exerts force on first object, force will be equal in magnitude and opposite in direction। फर्स्ट फोर्स को हमने कहा एक्शन, सेकंड फोर्स को हमने क्या कह दिया, रिएक्शन। तो उसको दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा, हमने कहा कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।